तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसएबी पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल हमसे कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी कौन सा पदार्थ हम लोग लेंस बनाने में यूज नहीं करते हैं। कौन सा सवाल यूज नहीं करते मेरे दोस्तों? कांच, जल, प्लास्टिक या मिट्टी। तो हम लोग मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। चलिए आगे चलेंगे, हम लोग अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है मेरा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो हम लोग निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गमन कोण कहते हैं मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे अब हम लोग। मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है मेरे दोस्तों? साइन आई बाई साइन आर होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यानी एक सामान्य दृष्टि जिसको कोई दृष्टि दोष नहीं हो, वो कितनी न्यूनतम दूरी तक की चीजों को साफ साफ देख सकता है। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य दृष्टि नेत्र 25 सेंटीमीटर तक के दूर रखी चीजों को साफ साफ देख सकता है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। यानी जिस आंख में दूरदृष्टि दोष है वो कहां रखी चीजों को साफ साफ देख सकता है। तो जो दूरदृष्टि दोष जिस आंख को होता है उसे नजदीक की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देती है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो देखो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? दूर की वस्तुओं को। किस वस्तु को साफ साफ देख सकता है? दूर की वस्तुओं को। नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है प्रिज्म जब श्वेत प्रकाश को क्या करता है? स्पेक्ट्रम बनाता है। तो हम लोग पढ़े हैं विबग्योर। विबग्योर में सबसे ऊपर वॉलेट और हमारा पर्पल। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का सबसे अधिक होता है? तो हम लोग पढ़े हैं विबग्योर, जिसमें सबसे ऊपर आता है वॉलेट यानी कि बैगनी और सबसे नीचे आता है रेड। समझ में आ गया? तो सबसे कम वेवलेंथ होता है हमारे किसका? बैगनी का। और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। तो किसका हो जाएगा हमारा? वॉलेट यानी कि बैगनी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? इनमें से कौन सा उपकरण जिसमें धन और ऋण यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? एम्पियर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में? विद्युत सेल में भी होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, एम्पियर में भी होता है, लेकिन कुंडली में हमारा प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं होता है। देखो मेरे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी दोनों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं, अगर हमारा कोई चीज श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? आर इक्विवेलेंट बराबर हमारा होता है R1 प्लस R2। तो हमारा कितना कितना है? 10 प्लस 20 यानी कि कितना हो जाएगा? 30 ओम हमारा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। ठीक है, यही अगर श्रेणी क्रम में ना होके अगर समांतर क्रम में जोड़ा हो तो हम लोग क्या लेते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? अब देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो क्या कार्य हो जाएगा? तो वर्क बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? Q इंटू हमारा क्या हो जाता है? वोल्टमीटर। हाँ Q इंटू V हो जाता है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुने 12 यानी कि हमारा कौन कितना आंसर हो जाएगा? 24। तो 24 जूल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए विद्युत फ्यूज का काम करता है। विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पे काम करता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर या किसी पर भी। तो हमारा जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे काम करता है? धारा के
तापीय प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पर, क्योंकि जैसे ही धारा प्रभावित होती है रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता है, तार गर्म हो जाता है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, विद्युत फ्यूज पिघलकर और विद्युत को परिपथ को भंग कर देता है। समझ में आ गया? तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे, कहता है यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली से के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? अगर किसी नरम लोहे को हम लोग धारा जिसमें बिजली चल रहा हो, बिजली प्रवाहित हो रहा हो, उसके कुंडली के बीच में रख दे तो क्या बनेगा? तो वो एक विद्युत चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्युत चुंबक बन जाएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछता है 1 किलोवाट आवर पर आवर 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो ये क्या हो जाता है हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर, नहीं ये नहीं होगा हमारा, हाँ ये हमारा पावर हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ये हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या क्या आवश्यक है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए हमें यूरेनियम चाहिए होता है, ठीक है। सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग सोलर सेल बनाने में करते हैं, क्रोमियम का यूज हम लोग किसमें करते हैं? तो क्रोमियम का यूज हम लोग हीटर, आयरन ये सब बनाने में करते हैं, एल्यूमिनियम का हम लोग मशीन वगैरह बनाने में, लेकिन यूरेनियम का यूज हम लोग किसमें करते हैं? इसका हम लोग यूज करते हैं नाभिकीय ऊर्जा में, यानी एटॉमिक फ्यूजन में। चलिए अब अगला कहता है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है और H2 और O2 का अनुपात क्या होता है? तो जब भी जल का विघटन होगा तो H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो वो 2:1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन H2O में हमारा हाइड्रोजन 2 गो होता है और जल ऑक्सीजन 1 होता है, तो 2:1 हो जाता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में ऑक्सीजन की संख्या होगी। अगर इसको संतुलित किया जाए तो फिर जल में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए ये हमारा क्या है, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए अगर हम लोग देखें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है? Fe है, H है, O है। इधर भी हमारे पास क्या है? Fe है, H है, O है। इधर हमारा Fe कई गो है? 1 गो है। H कितना है? H हमारा 2 गो है। O कई गो है? 1 ही है। इधर हमारा Fe 3 है, O कितना, H कितना है? 2 है, और O कितना है? 4 है। अगर हमारा इधर O4 है तो हमको इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या होगा? इधर भी O4 होगा, तो हमारा इधर O4 है, यहाँ हम 4 से गुना करेंगे, जैसे 4 से गुना करेंगे O तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमारा हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हमको हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इधर का हाइड्रोजन बराबर करने के लिए इसमें भी हमारा 4 से गुना हो गया। अब इधर से हम लोग इससे गुना कर देंगे 4 से, यानी यहाँ 4 लिख देंगे तो हाइड्रोजन इधर भी 8 हो जाएगा, ये इधर भी हमारा हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। अभी भी हमारा क्या बचा है? Fe। तो Fe हमारा यहाँ 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 लगा देंगे। ये इसको हम लोग 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हमारे दोनों तरफ संतुलित हो गया। अब बताइए ऑक्सीजन कितना बना? तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर जाती है तो यहाँ पे 2 चीजें बनती है, एक तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा बनता है क्लोरीन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये एक क्षार है, ठीक है, और क्लोरीन बनता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या डाला जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित कर जाती है, और वहां से जो विघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो उसको हम लोग क्लोरो क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो चीनी का आणविक सूत्र कितना होता है? चीनी का आणविक सूत्र हमारा होता है C12H22 और O11। ये याद रख लेना बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, मानव शरीर किस पीएच परास में कार्य करता है? तो मानव शरीर किस पीएच परास में कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच पे काम करता है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा धातु होता है जिसे चाकू से काट सकते हैं? तो ये कौन सा हो जाता है हमारा? सोडियम। सोडियम ऐसा धातु है, वो बहुत ही मुलायम धातु होता है और इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं।
अगला है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक जो आयनों से जुड़ा हो। तो हमारा जो CH4 है यानी कि मीथेन है, ये हमारा सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन CaCl2 ये हमारा किससे होता है? ये हमारा आणविक यौगिक है, ये आयनों से जुड़ा होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसमें से उपधातु कौन सा हो जाएगा? तो ये इसमें हमारा उपधातु हो जाएगा Sb यानी कि एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है? हमारा उपधातु होता है, Sb का एंटीमनी होता है। चलिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वो वोलर ने किया था, जो कि बर्जिलियस का स्टूडेंट था, इसके लैब में काम करता था वो। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है? तो जल के साथ अभिक्रिया करके वो एसिटिलीन गैस देता है। क्या देता है? एसिटिलीन गैस देता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी किसको बोलते हैं? जिसके अणुसूत्र बराबर हो। ठीक है, देखते किसका अणुसूत्र बराबर है। यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, यहाँ पर कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, तो अणुसूत्र बराबर नहीं है, कार्बन अलग अलग है। यहाँ पे कार्बन 5 हाइड्रोजन 10, यहाँ पे कार्बन 2 ही है, तो कार्बन बराबर नहीं हुआ है। यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 एक 6 और ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समावयवी हो जाएगा, यानी जिनके अवयव समान हो, अणुसूत्र समान हो। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु, याद रखेंगे। वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षार धातु कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। 30.5 किलो जूल ऊर्जा पर मोल। आगे है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम का काम क्या होता है? तो पादप में जाइलम का काम होता है जल ले जाना, और फ्लोएम का फूड यानी कि भोजन ले जाना। तो याद रखेंगे, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जोंक में। जोंक में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं जो अपने आप होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जिनको हम लोगों को करना नहीं पड़ता है, जो हमारे शरीर में अपने आप हो रही होती है। और वो कौन सी क्रिया होती है? हृदय गति, हमारा दिल का धड़कना अपने आप होता रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है? तो मस्तिष्क जो होता है वो हमारा कहां सुरक्षित रहता है? वो हमारे मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। ठीक है, मस्तिष्क गुहा में हमारा मस्तिष्क बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रखा रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका क्या होती है मानव शरीर में? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट और हाइड्रा वगैरह में होता है। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। फूल में नर जननांग होता है। फूल के नर जननांग का नाम क्या होता है? फूल के नर जननांग का नाम होता है हमारा पुंकेसर। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर पुंकेसर। मनुष्य में 22 जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में 22 जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ी क्रोमोसोम को लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? हमारा ऑटोसोम, और बाकी जो एक जोड़ी बच जाता है उसको हम लोग लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। कुल मिलाकर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। पक्षी और चमगादड़ के पंख है। पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है दोनों का काम सेम है, यानी उड़ना, और जिनका काम सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं। और जिनका उद्भव एक जगह से हुआ उनको हम लोग समजात अंग बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समरूप अंग हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा सबसे पहले क्या हो जाता है? हमारा उत्पादक, और उसके बाद उत्पादक को खाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता। अब इसमें क्या है? उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक तो पौधे होते हैं, और पौधों को जो खाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाते हैं? हमारे शाकाहारी हो जाते हैं, जो कि पौधों को खाते हैं। ऑक्सीजन के अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन क्या होता है? हमेशा O2 होता है, और इसके जो अणु होते हैं
वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अणुओं में परमाणु, अच्छा परमाणु की संख्या तो 2 होती है। ठीक है। एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, एल्यूमिनियम का उपयोग किसमें होता है, मोटर वाहन बनाने में, जलयान में, वायुयान में, सभी में, सब में होता है। कोयला का मुख्य घटक क्या है, कोयला किससे बना होता है, तो कोयला किससे बना होता है हमारा, तो बहुत समय पहले जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर टूट गुड़ के धंस गए, धंस के अंदर जाके बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट के कारण अंदर ही क्या बन गए, वो कोयला बन गए। तो उसके में कौन से हो जाते हैं, पौधे, जलीय जीव नहीं होते, मृतक नहीं होते, कौन हो जाते हैं, पौधे हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो जाता है हमारा आई स्क्वायर आर। तांबे की तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से प्रेरित धारा की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करेगी, ये किस पर निर्भर करती है, गति पे, किस तरफ गति हो रही है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है, जो जैसे कोई जीव है, उसका कोई अंग टूटकर, अंग कट गया या टूट गया किसी कारण, और वो नए जीव में उत्पन्न हो जाए, यानी उसका कोई भी अंग टूटता करता है तो वो नए जीव में उत्पन्न हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। और पुनरुद्भवन किसमें होता है, ये हमारे हाइड्रा में होता है। पुनरुद्भवन किसमें हो जाता है, हाइड्रा में। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, अजैव निम्नीकरण यानी जो कि सरगल के खत्म नहीं होगा, तो टिश्यू पेपर, केले का छिलका, कौन सा अजैव निम्नीकरण है, निम्नीकरण यानी जो कि सरगल के खत्म हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, केले का छिलका। केले का छिलका खाओ, फेंक दो, कुछ दिनों बाद सरगल के वो खत्म हो जाता है खुद से। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव क्या दिखाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाता है। क्या दिखाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। पुष्प का नर जनन कहलाता है, पुंकेसर कहते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है ये शायद। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। और ये विरंजक चूर्ण हमारा कैसे बनता है, जब हम लोग बुझे हुए चूना पे क्लोरीन गैस छोड़ते तब जाके हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। समझ में आ गया। और ये हमारा बुझा हुआ चूना होता है CaOH2, तो याद रखेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा को प्रदूषित नहीं करता। गंगा में मछली पालन, गंगा में कपड़े धोना, गंगा में अध जले सबको बहाना, तो ये हो जाएगा हमारा गंगा में मछली पालन। मछली पालन से गंगा को कोई दिक्कत नहीं है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। दंत मंजन कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में अम्ल बना लेते हैं उसको खत्म करते हैं, तो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। समझ में आ गया। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। तो बटेगा तो कैसे, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो कितना बचा, आखिरी कक्षा में 7 हो जाते। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 7 हो। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, किस राज्य में सुरंगन व्यवस्था द्वारा जल संग्रहण किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, केरल में। याद रखेंगे केरल इसका सही आंसर है हमारा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, नीले का। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। तो क्या हो जाएगा हमारा नीला सही आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश यानी चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम हो जाता है, ठीक है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछ दे तो वो क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, और विद्युत आवेश यानी चार्ज का तो कूलम। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है, अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर सिस्टोलिक और नीचे डायस्टोलिक लिखते हैं। और सिस्टोलिक हमारा क्या होता है 120 और डायस्टोलिक क्या होता है 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो ये तीन जो हमारे इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये हमारे मानव हार्मोन है। और ये क्या हो गए
साइटोकाइनिन जो है ये क्या होता है हमारा पादप हार्मोन होता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, यानी इनमें से किस पे चालक का प्रतिरोध, यानी चालक में प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा ये उस बात पे निर्भर नहीं करता है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करता है, तो चालक के तापमान पर, यानी पहले से उसका तापमान कितना है, या चालक के अनुप्रस्थ काट पर के क्षेत्रफल पर, या फिर उसके लंबाई पे, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है हमारा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, वो होता है हमारा Na2CO3 और 10H2O। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकता है, यानी खून को थक्का बनाता है, तो कौन सा, तो ये हो जाता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि रक्त पटिकाणु जो होता है वो हमारा क्या करता है, खून को थक्का बना देता है और रक्त बहाव को रोकता है। चलिए, निम्न में कौन जीवाणुजनित रोग नहीं है, तो कौन सा जीवाणुजनित रोग नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस, मस्क, हाँ यहाँ पे मस्का हो जाएगा, मस्का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, अनुकूल नहीं है, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, या इनमें से कोई नहीं, तो मोटरसाइकिल से चलना क्या हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, यानी कौन सबसे जल्दी पिघल जाएगा, तो वो क्या हो जाता है हमारा सोडियम। Na जो होता है वो बहुत सॉफ्ट धातु होता है और वो तुरंत पिघल जाता है, उसका गलनांक सबसे कम होता है इनमें से। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी दर्पण के आगे होता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है, और उत्तल दर्पण जो हमारा होता है उसका फोकस दूरी वो दर्पण के आगे होता है तो वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, इसका ऋणात्मक हो जाता है, तो किसका हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो इनमें से उपधातु कौन सा हो जाएगा हमारा, ये Ge जर्मेनियम हमारा क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा मरकरी, जिसका उपयोग थर्मामीटर वगैरह में किया जाता है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, कोयला नहीं जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, लकड़ी धुआं निकलेगा, लेकिन प्राकृतिक गैस धुआं नहीं देता है, तो प्राकृतिक गैस क्या हो जाएगा हमारा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से कौन कौन सा चीज आवश्यक है, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी, तो सभी सही आंसर हो जाएगा हमारा, सारी चीजें जरूरी है स्वपोषी के लिए। निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है, सही है, सॉरी, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, V इक्वल टू आई बाई आर, V इक्वल टू आर बाई आई, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर हमारा क्या है, सही आंसर है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा हो जाता है इसमें, पीपल, पीपल एक लिंगी पुष्प हो जाता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु हमारा कौन होता है, केचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु होता है, याद रखेंगे। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो पादपों में वैसे तो वृद्धि हार्मोन ऑक्जिन होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है उसमें से जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या हो जाएगा, ये भी एक वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो सबसे सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन हमारा कौन हो जाएगा, तो ये हमारा मीथेन ही हो जाता है, CH4, ठीक है, ये हमारा सबसे सरल हाइड्रोकार्बन हो जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, समझ में आ गया। आगे चलेंगे हम लोग, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, तो कोई भी रंग वहां प्रकीर्णित नहीं होता, इसलिए वहां का रंग कैसा नजर आता है, काला, याद रखेंगे। किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का रंग कैसा नजर आता है, सॉरी प्रकाश नहीं, आकाश, आकाश का रंग कैसा नजर आता है, वो काला नजर आता है। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहां से निकलता है, मेरुरज्जु मेडुल्ला से निकलता है,
याद रखेंगे, मेडुला जो हमारा मेडुला से निकलता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इसको जानने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं 2n², यानी कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 2n²। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो ओजोन किससे सुरक्षा करता है? ओजोन पैराबैंगनी विकिरण से, यानी पैराबैंगनी रे से सुरक्षा करता है, हमारा अल्ट्रावायलेट रे से। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन बनते हैं? तो ऑक्सीजन के जो दो परमाणु होंगे OO, इन दोनों के बीच कितने आबंधन बनते हैं? तो ये दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके दो आबंधन बनाते हैं। कितने आबंधन बनाते हैं? दो ही आबंधन बनाते हैं। हमारे शरीर किस पीएच परास में कार्य करता है? तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास में कार्य करता है। यह हमारा अंतिम सवाल है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तनांक, अपवर्तन कहां से होता है? तो सबसे अधिकतम अपवर्तन कहां से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से सबसे अधिकतम अपवर्तन होता है। ठीक है, यहां पे हमारे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लोग अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।